हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी इस ओशनोग्राफी यानी कि वाटर के चैप्टर की डिस्कशन को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है 7th क्लास के एनसीईआरटी से। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिक आई थिंक हमने सारे देख लिए हैं। हाँ ठीक है। वाटर, फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आइस कैप्स के बारे में हमने बात करी थी, क्रायोस्फीयर का कंसेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में। अब हम डायरेक्टली समुद्रों में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो राइटर शुरू में एक एनेक्डोट, एक स्टोरी प्रेजेंट करता है। कहता है कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होती है जब आप नंगे पैर जो है समुद्र के किनारे, जो हल्की सी गीली रेत होती है बीच पर, जब आप उस पर वॉक करते हो, ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, कुछ चिड़िया, और जो स्मेल होती है हवा में नमक की, और पानी की जो बौछारें बार बार आ रही होती है, जो वेव्स जो ट्रैवल कर रही होती है, वो एक प्रकार का जो म्यूजिक क्रिएट करती हैं, वो बहुत कुछ मतलब वो बहुत लुभाने वाला होता है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ओशन से उत्पन्न जो होती हैं, ओशन से पैदा होती हैं, यानी कि वेव्स का आना, तो हमें वेव समझना पड़ेगा। लेकिन वही वेव्स हमें पता है कि कभी कभार कोस्टल इलाके में रहने वाले लोगों का जीना हराम कर देती है, जब वो बहुत ऊंचाइयों पर उठ उठ कर आती हैं और सारे के सारे घरों को, जो कि वुड हाउसेस बने होते हैं या फिर वो किनारे रह रहे होते हैं, तो वो पूरे के पूरे एरिया को डुबा देते हैं, डुबा देती हैं वेव्स, फ्लड ले आती हैं वहाँ पर, और लोगों को बेघर भी होना पड़ता है। तो ये जो नॉर्मल वेव्स हैं, ये इतनी तूफानी और आतंकी कैसे बन जाती हैं, इसको भी हम देखेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग ओशंस के अंदर एंटर कर रहे हैं। अनलाइक द काल्म वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये एक छोटी सी बात है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे जो पॉन्ड्स हैं और जो लेक्स हैं, इनका वाटर जो होता है वो स्टिल वाटर होता है। ये चीज़ ठीक है, बचपन में हम जानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी छोटी सी बात, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, छोटा सा कंसेप्ट आपके अगर नंबर बचा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे उतर आया है, और हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं आजकल, वो बहुत एडवांस लेवल को चीज़ कैच करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर द बेस, ठीक है। ग्राउंड लेवल ही, ग्राउंड फ्लोर ही नहीं होगा आपके घर में, और डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर बनाने चलोगे तो नीचे ही गिरेगा सब कुछ, ठीक है। ओशन वाटर जो है या सी वाटर, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, वो कभी भी स्टिल नहीं होता। इट इज़ नेवर स्टिल, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। जो मूवमेंट्स जो अकर करती हैं समुद्रों के अंदर दोस्तों, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं तीन तीन चीज़ों में। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं ये हम जानते हैं। एक है वेव्स, दूसरा है टाइड्स, और तीसरे हैं करंट्स, या जिनको ओशन करंट्स भी कहते हैं। इनके बारे में छोटी छोटी जिस्ट हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे। डिटेल में हम लोग जैसा जैसा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा ज्योग्राफी की क्लासेस का, हम उसको देखते रहेंगे। लेकिन ओशनोग्राफी के अंदर ये तीन फिनोमेना आपको जानने की बहुत नीड है। एक वेव्स, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका कंसेप्ट। टाइड्स, डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट। एंड ओशन करेंट्स, ठीक है, विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं गर्म वाले, जिनको हम लोग कहते हैं वार्म करेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं ठंडे वाले, ठीक है, एक होते हैं ठंडे वाले जिनको हम लोग कहते हैं कोल्ड करेंट्स। कोल्ड करेंट्स, जिस एरिया में ये दोनों टकराते हैं, जिस एरिया में ये दोनों टकराते हैं, यहां से यहां, ठीक है, और एक ये यहां से यहां, ये जो मर्जिंग पॉइंट होता है इनका, तो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स जहां पर आके मर्ज होते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं आपको मेंस के परस्पेक्टिव से एक चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दुनिया में बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ पर बनते हैं, तो दीज आर द प्लेसेस। और भी मैं बताऊंगा, इंटेंडेड कोस्ट लाइन भी उसके पीछे एक रीज़न होता है, जैसा कि आपको पता है 6th क्लास में जो हमने पढ़ा था, ये ऊबड़ खाबड़ वाली जो एक कॉन्टिनेंट की अगर कोस्ट लाइन है ऐसे ऐसे, ये प्लस वार्म और कोल्ड करंट्स अगर जहाँ पर बने ना, दे आर कंसिडर एज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? मछलियों को एक ना मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ज़्यादा गर्म पानी में मर जाएंगी, ज़्यादा ठंडे पानी में भी मर जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओशंस में मछलियाँ नहीं मिलती, डॉल्फिन्स नहीं मिलती, मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर ये वार्म और कोल्ड करंट मर्ज होते हैं ना, वहाँ मछलियों की मिलने की तादाद ज़्यादा होती है। और सोने पे सुहागा वाली बात तब हो जाती है जब एक किसी कॉन्टिनेंट का, किसी एक कंट्री का, जब कोस्ट लाइन जो वो इंडेंटेड हो। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा एक इंडेंटेड हो।
कोस्ट लाइन ऐसे 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 करके। तो होता क्या है, अब ये तो हम ऐसे छोटे छोटे में देख रहे हैं, अगर इसी पार्ट को मैं जूम कर दूं ना, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा। अब ये ऐसा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, आराम से बोट्स और शिप्स वगैरह हार्बर हो पाती हैं, आराम से वो पार्क हो पाती हैं, बंद जाती हैं एक छोर से एक किनारे से। जैसा कि आपको पता होगा, कील लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे बोट की रस्सी होती है और वो आराम से बंद जाती है। जब भी इस रस्सी को तोड़ोगे, खोलोगे, ये लो हटा दिया इस रस्सी को। अब यहां पर आसपास क्या है, यहां पर आसपास समुद्र के इधर उधर पानी है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और सोने पे सुहागा कंडीशन ये है कि वार्म करंट और कोल्ड करंट मर्ज हो रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। एक चीज और होती है, कभी कभार वार्म और कोल्ड करंट जब मर्ज होते हैं, जब ये मर्ज होते हैं, जैसे बाहर अगर ठंडक है और गाड़ी में अगर आपने हीटर पूरा का पूरा चला दिया, थोड़ा सा खिड़कियां ना बीच बीच में आपको खोलनी पड़ती है, अदरवाइज अर्पित आपको पता होगा फॉगी कंडीशन हो जाती है शीशे पर बहुत ज्यादा, है ना, फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं बहुत ज्यादा। यहां पर क्या है, आपको एयर को क्रॉस होने देना होता है। कुल मिलाकर मैं बताना ही चाह रहा हूं, वार्म करंट और कोल्ड करंट जहां पर मर्ज होते हैं, वहां पर कभी कभार क्या कंडीशंस बनती है समुद्रों के अंदर, फॉगी कंडीशन। मछुआरों को, नाविकों को दिक्कत होती है समुद्र में आगे जाने में, इसलिए क्या बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे, क्या बनाए जाते हैं, लाइट हाउसेस। समझ में आई ये चीज? ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही हैं, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट आपको लिख कर आने पड़ेंगे ताकि आपको एडिशनल मार्क्स मिले, जो कि जनरली ये एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं। बुक्स में इनका जिक्र तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग एडिशनली लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे आगे धीरे धीरे करके हमारा जैसे जैसे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे ना, तो बेस डेवलप हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको करंट्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दी हैं एडिशनल, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक एस्पेक्ट से पूरा प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ओशन की मूवमेंट्स को तीन वे में जो क्लासीफाई करा जाता है, वेव्स, टाइड्स और करंट्स, इनको समझते हैं आराम से। सबसे पहले बात करते हैं वेव्स की, कि वेव्स क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। राइटर आपको शुरू में एक स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है, एक एनेक्डोट दे रहा है कि जब आप मान लो व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, और जो आपकी बॉल है, वॉलीबॉल मान लो, पानी में गिर जाए, क्या होगा, बॉल जो है पहले तो आगे की तरफ जाएगी, और एक वेव है उसको दोबारा शोर की तरफ ले आएगी, समुद्र के छोर की तरफ ले आएगी, किनारे की तरफ ले आएगी। वेव्स के साथ कोई चीज गई है, आगे जाती हुई दिख रही है, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगी यहां पर, और ये मान लो ये समुद्री किनारा है। अब वेव्स की डेफिनेशन क्या बन सकती है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन rises and falls alternatively, they are called as waves। कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुद्रों पे जो पानी है, जब वो एक हाई लगा रहा है और एक लो लगा रहा है, यहां से यहां तक की जर्नी और यहां से यहां तक की जर्नी, दीज आर कॉल्ड एज वेव्स। आपको बात समझ में आई है? डेफिनेशन का कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ। कीवर्ड यहां पर ये है, ओशन के अंदर से ये प्रक्रिया हो, ठीक है। ये नहीं सौगंधा बाथरूम के अंदर पानी उछाल रहे हो, ठीक है। ये देखो मैं अभी बना रही हूं। अब क्या होता है,
जब ये वेव्स जो है, वाटर जब राइज करता है और जब ये गिरता है, तो कभी कभार ओशन के इर्द गिर्द जो सीशोर होता है वहां पर कुछ कुछ पत्थर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कुछ चट्टानी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आपको यहां पर डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है। हमने क्या पढ़ा था? वाटर वर्क्स एज अ एजेंट ऑफ इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन। यहां पर वाटर क्या करेगा? पत्थर को इरोड करेगा। कैसे? बार बार जब पानी इन पत्थरों के ऊपर पड़ेगा तो ये पत्थर क्या होंगे? चटकेंगे। चटकने के बाद टूटेंगे। टूटने के बाद छोटे छोटे पीसेस में स्कैटर होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पानी का लेवल ज्यादा हाई होगा और ये आसपास की जितनी भी चट्टानें हैं सबमर्ज हो जाएंगी पत्थर बन बन के, छोटे पत्थर बन बन के। इसी से तो हमने एक कंसेप्ट जाना था, बताओ शाइनी, सी आर्क, सी केव्स। स्टैक्स, है ना, ये सब चीजें। वेव्स आर फॉर्म। अब वेव्स बनती कैसे? ये पानी उठा क्यों चला जा रहा है एकदम से? अंदर क्या हो रहा है भाई? ऐसा कौन उठा रहा है इस पानी को? तो देखो, वेव, ये चीज आपको इसमें मर्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी कि तेज हवा की गति से, हवा जो है वो तेज गति से आई। यहां पर मान लो ये हवा आ रही है, ठीक है, ये ग्रे कलर से जो मैं बना रहा हूं ये हवा आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है। और ये पानी अभी ऐसा ही है, बिल्कुल फ्लैट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर, इतना ये पानी फ्लैट है, इतना ब्लैक से बना देता हूं इसको। ये पानी अभी इतना फ्लैट है, ऐसे मतलब एक ही लय में बह रहा है पानी, ठीक है, एक ही लय में, मतलब ऐसे 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 करके बह रहा है। ये पीछे से हवा पड़ना स्टार्ट हुई, ये ये और उनकी स्पीड काफी ज्यादा है। ये ऊपर सरसराती हुई पानी के ऊपर से आती हैं, ठीक है, और पानी को उठा देती हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस बिगर द वेव बिकम्स। ये आपको प्रक्रिया समझ में आई? प्रक्रिया समझ में आई? ठीक है, यानी कि वेव्स की क्रिएशन जो है वो पानी के अंदर कुछ हो रहा है या फिर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क कर रहा है पानी के ऊपर? ठीक है, ये चीज है। जब भी कोई समुद्री तूफान आता है या कैसा भी तूफान जब आता है, समुद्री तूफान पहली बात है आता है हवाओं की वजह से, क्योंकि हवा में गति बहुत तेज है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। विंड, व्हेन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स आर ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, और जितनी हाई स्पीड होगी क्या कहते हैं हवा की, उतनी बड़ी वेव्स बनेगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इनका रिलेशन कैसा है? विंड्स एंड वेव का रिलेशन कैसा है? कैसा कोरिलेशन है इनके बीच में? पॉजिटिव कि नेगेटिव? एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। किस वे में प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि विंड जितनी तेज, वेव्स उतनी ऊपर। कभी कभार इसकी वजह से ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, लेकिन और भी कारण होते हैं। वेव्स अगर बहुत ऊंची उठती हैं, बहुत ऊंची उठती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? हद से ज्यादा हाइट हो गई उनकी वेव्स की, सोचा ही नहीं जितना किसी ने। 4-4 फ्लोर के ऊपर जितने हमारे घर है उसके ऊपर भी निकल गई, इतनी इतनी हाइट दिख रही है। ये क्या रूप है? सुनामी का रूप। लेकिन इसके पीछे क्या कोई हवा ऐसी चलती है? बताओ जरा। वेस्ट बंगाल के अंदर बे ऑफ बंगाल में कितनी फेरोशियस स्पीड पे कभी कभार हवाएं चलती हैं, लेकिन वो हवाएं सुनामी लाती हैं क्या? बताना जरा। हवा, कोई भी हवा के अंदर इतनी ताकत है कि वो वेव्स को सुनामी बना देगी? वो नहीं ना। तो होता क्या है, कभी कभार अर्थक्वेक, एक वॉल्केनिक इरप्शन, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। ये अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कुछ नहीं है, और ये अर्थक्वेक का आना या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होना, नीचे सारी कौन सी प्रक्रिया चल रही है ओशन फ्लोर पे? ओशन फ्लोर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स। ये चीज याद है ना आपको? एक ये है प्लेट मान लो, और
दूसरी प्लेट है ये, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। मेजर प्लेट हो माइनर प्लेट हो हमें नहीं पता उस रीजन में कौन सी प्लेट है। इनके बीच में जब भी क्या होता है, कोलिजन होगा, या व्हेन दे आर रिफ्टिंग अपार्ट, यानी कि या तो कन्वर्जेंस, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा, मैंने पूरा समझा रखा है प्रोसीजर, या तो कन्वर्जेंस या तो डाइवर्जेंस। लेकिन जनरली कन्वर्जेंस के टाइम पर इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स आपस में पास आती हैं और टकराती हैं, रगड़ती हैं एक दूसरे को, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या होता है, कभी कभार एक आइलैंड जो होता है या एक रीजन जो होता है वो शेक करता है। एम आई राइट और रॉन्ग बताओ? कभी कभार अर्थक्वेक की वजह से भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है ना इसमें। क्यों? वो लावा है जो वो घूम रहा है, फ्लूइड घूम रहा है और एकदम से ऊपर उड़ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ बाल्टी को, आपने बाल्टी को छोड़ दिया कहीं से तो एकदम से वो बाल्टी उछल कर, जैसे आपने छोड़ा, शाइनी आपने बाल्टी को छोड़ा ऐसे करके अपने हाथ से अपनी हाइट पे खड़े होकर, पानी ऊपर की तरफ उछलेगा कि नहीं उछलेगा, है ना। तो अर्थक्वेक की वजह से क्या कभी कभार वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है क्या बताओ, है ना। इसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओशन वाटर। पानी हिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पतीले में, किसी पतीले के अंदर मान लो कि आप जो है आपने पानी डाला हुआ है, आपने यहाँ पानी डाला हुआ है और आप अगर इसको जोर जोर की अगर हिलाने लग जाओ तो ऑब्वियस ही बात है इसकी मूवमेंट उठेगी, ये इधर उधर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ गिरेगा, ठीक है, लेकिन ये हिलेगा। अब ऐसी ओशन का जो पानी है ना वो इसी प्रकार से हिलता है और बड़ी बड़ी ह्यूज टाइडल वेव्स फॉर्म होती है। अभी हम टाइड के बारे में भी जानेंगे कि टाइड्स क्या होती हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेव्स। लेकिन अब आप ऐसा मान लो, टाइडल वेव तो छोड़ो, ये तो एक अंग्रेजी टर्म है। वेव्स ने ऊंचाइयां काफी ज्यादा पकड़ लिया इसकी वजह से, मतलब जितना हवा नहीं उठा पा रही थी उतना एक झटके ने उठा दिया। जैसे मतलब ये ऐसे ही मान लो कि सौगंधा, आपने बाथरूम में थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथ के ऊपर, आप उसको फूक रहे हो, फूक कर आप कितनी ऊपर उठा लोगे बताओ? देखो इतना तो मानते हो ना सब लोग कि फूक से पानी तो उठेगा या उड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको कितना ही ऊपर उठा लोगे? आप करके देखना कभी ऐसा, थोड़ा सा हाथ अपना ऊपर ऐसा करके और पानी को उड़ाने की कोशिश करना, ऊपर फूक मार के उड़ेगा वो पानी, आपकी पेट में जान है। लेकिन क्या वो इतना उड़ेगा सुगंधा कि आपने फूक मारी और ऊपर की जो दीवार है वो वहां तक पानी चला जाए? नहीं ना। लेकिन कभी एक मग के अंदर पानी आप डालो और अपनी हाइट से मग को छोड़ दो बाथरूम के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो दीवारों के ऊपर ऊपर तक क्या हो सकता है, अगर बाथरूम का जो टॉप हो वहां तक भी टच कर जाए वो बूंदे उसकी। ये चीज है, ये चीज है। जैसे ग्लास छूटता है हमसे किचन में पानी का, उछलता है पानी के नहीं ऊपर तक, ये चीज है। तो एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉज सुनामी डेट मे बी एज आई एज 15 मीटर, इतनी ऊंचाई इसकी हो सकती है। लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। These waves traveled at the speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर, जस्ट इमेजिन। 2004 की जो सुनामी थी इसकी वजह से कोस्टल एरियाज जो थे इंडिया के उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था, हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडोमान निकोबार आइलैंड में ये था, ये डूब गया था इस सुनामी के बाद। सुनामी एक जापानीज वर्ड है which means harbor waves, as harbors get destroyed whenever there is tsunami, इसलिए उनके नाम पर यह रखा गया। ये that means these are waves of destruction। अब जो मैं आपको ये बॉक्स पढ़ाने जा रहा हूं ना, सिंपली एमपीपीएससी ने क्या करा था, 2019 के मेंस के पेपर के अंदर, मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या करा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, राइट अ नोट ऑन सुनामी ऑफ 2004। कुछ नहीं करना था आपको, सारा का सारा आंसर आपको बस इसी बॉक्स में से लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का सोर्स यही बॉक्स था। और
इससे प्रीवियस ईयर वाले सालों के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, 2019 में मेंस में ये पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन दिस। और ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि 3 प्रकार के ओशन के मूवमेंट्स को बताओ, उनकी डेफिनेशन को बताओ, डिफाइन वेव, हाउ वेव्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इम्पैक्ट्स डज वेव कैन कॉज टू पीपल एंड द इकोनॉमी एज अ होल, या फिर आसपास की जो पता नहीं क्या पूछा था कि डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, या फिर उसके अच्छे इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जो भी है। ऐसी टाइड्स का और ऐसे ही करंट्स का पूछा जा चुका है, और करंट्स तो इतना फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ऐसे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के अंदर बॉक्सेस करवाए थे, जब हमने अर्थक्वेक के बारे में भी देखा था, भुज अर्थक्वेक के बारे में देखा था, ये सामने गुजरात के अंदर, मैंने आपको वहां से भी बताया था कि वहां से भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सुनामी, अर्थ पर पानी कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस वर्ड से हमें पता लगता है, विच इज नोन एज सुनामी। सुनामी और हार्बर वेव, ये स्टेट पीएससी में छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसको हार्बर वेव कहा जाता है। सुनामी को कहा जाता है, उसमें आ सकता है टाइड्स को कहा जाता है, सुनामी को कहा जाता है, ठीक है, या अर्थक्वेक को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी वेव्स होती हैं, क्या कहते हैं, कुछ मतलब कंफ्यूजन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। पी वेव्स, एस वेव्स जैसे वहां पर होती है, तो पर्सन हो सकता है कि सोच जाए, मतलब अपना एक गलत एक्सपेक्टेशन लगा ले। छोटी सी बात है कि याद रखना कि हार्बर वेव्स जो है सुनामी का ही नाम है। इंडियन ओशन में ये वेव्स आती हैं, सुनामी, काफ़ी हाई इम्पैक्ट की। 26 दिसंबर 2004, यानी कि 2005 का न्यू ईयर बेकार होना था इस टाइम पर। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जिसका एपी सेंटर था, आपको ये सारी चीजें लिखनी थी एमपीपीएससी में आंसर में। वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से आई थी, आपको कॉजेस लिखने थे ये अपने आप ही, क्योंकि राइटर नोट ऑन था, तो आपको सारी चीजें खुद से ही लिखनी है, ठीक है। जिसका एपी सेंटर क्या था, देखो, हर एक हर एक भूकंप का एक पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट, कि जहां से वो उत्पन्न होता है, और उसके बाद यहां से जो वेव्स होती हैं वो आगे की तरफ ट्रैवल करती हैं। इसका एपी सेंटर क्या था, यानी कि एपी सेंटर का मतलब है पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या था। इट वॉज क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, जैसा कि जियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, ये वाली बात पता लगाई जियोलॉजिस्ट ने। वेयर इज सुमात्रा, किसका आइलैंड है, कौन सी कंट्री का, इंडोनेशिया। मैग्नीट्यूड इस अर्थक्वेक का था 9 रिक्टर स्केल पर। आई होप आप रिक्टर स्केल जानते होगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अब हुआ क्या था, आपको ये लिखना था, अर्थक्वेक तो आया, अर्थक्वेक आया, लेकिन इतनी लहरें ऊपर उड़ गई तो भैया प्लेट कोलाइड करी होंगी, एक ना एक प्लेट किसी ना किसी प्लेट के नीचे घुस गई होगी। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था तमिलनाडु के अंदर, और प्रीवियस 7th क्लास के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, उसके अंदर हमने पढ़ा था, है ना। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया था, शायद ही देखे होंगे आपने वो लेक्चर्स, ठीक है। इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे घुस गई, जिसकी वजह से देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। जमीन जो थी ना, ऐसे ऐसे हो गई। अब जब जमीन ऐसे ऐसे हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, पानी ऐसे ऐसे करके डगमगाने लगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अब ये मूवमेंट इतनी शेकी थी कि 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आना, इंडियन प्लेट का बर्मा प्लेट के नीचे चले जाना, तो एक तरीके से मतलब मान लो कि सीढ़ियों से आपके हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई हो, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ और ये उठ गई ऊपर वेव्स। एक मिनट, ये वेव्स ऊपर उठ गई, ठीक है। ये प्लेट्स के बारे में याद रखना, कौन सी प्लेट किसके नीचे गई थी। इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर, बहुत ज्यादा होता है ये, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा होता है ये।
ठीक है, एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, नीचे की तरफ घुस गई वो प्लेट काफी ज्यादा, टिल्ट भी हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि ओशन फ्लोर पर जो पानी था वो बहुत ज्यादा डगमगाने लगा, इधर से उधर होने लगा। जैसे दो लोग एक टब को लेकर, जैसे मान लो टब का एक हैंडल यहां पर है और एक हैंडल यहां पर है, पर्सन ए एक यहां से पकड़ा हुआ है, बी यहां से पकड़ा हुआ है, दोनों टब को शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। वही वाली बात है, सेम कंसेप्ट है। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप। जब वो जगह खाली हो गई तो वहां पर पानी जो है वहां एकदम से पानी जाने लगा, ये डाउनवर्डली डायरेक्शन में टिल्ट हो गया था, उन प्लेटों के बीच में गैप आ गया था। अब जब गैप आ जाएगा तो पानी तो घुसेगा वहां पर, पानी घुसा। ठीक है, डेट वॉज बींग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट, किसकी डिस्प्लेसमेंट, प्लेट की डिस्प्लेसमेंट। अब एक जगह पर क्या हुआ, दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्टलाइन ऑफ द लैंड मास इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जब भी सुनामी आने वाली होती है ना, तो एक सबसे बड़ा इशारा ये दिया जाता है कि, ये आप सबको पता होगा, ये सौगंधा, ये बोला जाता है कि कोस्ट लाइन पर जो पानी है ना, अगर वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाते हुए देखिए कि यार ये बीच तो पूरा खाली होता चला जा रहा है, तो वहां से भग लो, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायनी जानते हो ना इस बात को, कि बीच का पानी पूरा खाली हो गया, वो उसकी समुद्र की तरफ जा रहा है, वो पूरा का पूरा, काफी ज्यादा, मतलब इतना बीच किसी ने देखा ही नहीं कि इतनी, मतलब जमीन तक दिखने लग गई आगे दूर दूर तक की। अब समझ लो बेटा, ये भगने वाली बात है, उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। कई लोग ना यहां पर क्या हुआ, नजारे लेने, अरे ये तो पानी खाली हो गया, पानी खाली हो गया, चलो अंदर की तरफ चलो। क्योंकि अब जो लौट कर आएगा ना, वो बहुत फिरोशियस नेचर का पानी होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या हुआ था, यहां पर आ गया गैप, इस जगह पर, एक मिनट, ये जो दो प्लेट्स थी, ये जो दो प्लेट्स थी ऐसे, और दूसरी प्लेट ऐसे, इनके बीच में, इनके बीच में गैप आ गया। अब क्या हुआ, ये पानी इस गैप को पूरा करने गया। जब ये पूरा करने गया तो ऑब्वियस सी बात है वाटर इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। जब वाटर इस तरफ ट्रेवल कर रहा है तो यहां से ये तो समुद्री छोर है, पहले पानी यहां तक था, अब ये जो कोस्ट लाइन है वो यहां तक हो गई है, यानी कि इतना हिस्सा पूरा खाली हो गया है। और लोग नज़ारों की मजे लेने लग गए कि वाह यार, पहली बार देखा है इसको कि यार पानी खाली होता चला जा रहा है, ये कौन सा फिनोमिना है। ये भगने का टाइम था, वहां लोग खड़े होके भाई साहब, अरे वाह क्या नज़ारा है यार, बीच तो और बड़ा हो गया, और ज़्यादा स्पेस मिल गया। अभी बताएगा पानी थोड़ी देर में। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, वाटर मास रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन, वापस आया, गैप तो पूरा कर दिया, अब ये पानी लौटकर वापस आएगा। ठीक है, सुनामी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, विच कैन बी कंपेयर टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। और इसने करा क्या, इट कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। तो लोग तो क्या घंटे ही बसते। इंदिरा पॉइंट जो था हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, डेट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, अब नहीं दिखता लेकिन पूरा सबमर्ज हो गया था इसके बाद। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है विच कैन कम इन यूपी और एमपीपीएससी। ठीक है, यूपीएससी एक जमाने में पूछा करता था बहुत पहले, अब नहीं, अब इस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी का फ्लेवर का पार्ट नहीं है। ठीक है, आने को कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, आपका क्वेश्चन गलत करवाने को कुछ कह नहीं सकते बहुत, क्योंकि बेसिक पे चलता जा रहा है यूपीएससी, बहुत ज्यादा बेसिक पे। ठीक है, मतलब अगर आप उसके कम से कम 12 से 13% अगर क्वेश्चन देखोगे ना, 12 से 15% क्वेश्चन, तो वो 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी के रेंज को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, मतलब 9 तक भी नहीं जा रहा है वो यूपीएससी। बस ये कि आपको इसके जो टेक्स्ट है ना, इसके बियॉन्ड सोचना है काफी ज्यादा, वो एनालिसिस पावर आपको डेवलप करनी है, इसके बियॉन्ड भी नहीं जा रहा 15% क्वेश्चन में। तो द इंदिरा पॉइंट इन द अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स डेट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नाम क्या था उस पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इस एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards Andaman
आइलैंड्स एंड श्रीलंका, वेव की लेंथ डिक्रीज होती चली गई विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर जो थी टू लेस देन 70 किलोमीटर, यानी कि शांत हो गया सब कुछ. सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल. सोचो जरा, इतने लोग मर गए थे और लाखों घर अफेक्टेड थे इस चीज से. ठीक है. इंडिया के अंदर वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज वर द कोस्टल एरियाज. कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब क्या हुआ, इस अर्थक्वेक के बारे में ये चीज बोली जाती है कि अर्थक्वेक आप प्रिसाइसली एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एकदम से कि यार आने ही वाला है, पहले से ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले चौकन्ना हो जाओ. लेकिन कुछ आवर्स की नोट, एक जब आसपास कुछ कुछ घंटों पहले कुछ क्या कहते हैं एक्टिविटीज होने लगती है ना अर्थ के स्ट्रक्चर में, तो जियोलॉजिस्ट जो है वो 3 आवर का नोटिस भी दे सकते हैं कि इस अर्थक्वेक के आने की वजह से कोस्टल एरियाज में पोटेंशियल सुनामी आ सकती है. सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं ये पैसिफिक ओशन में तो थे, लेकिन ये इंडियन ओशन में नहीं थे उस टाइम पर. और सुनामी इंडियन ओशन में रेयर थी क्योंकि यहां पर सीज्मिक एक्टिविटी क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी. मतलब नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी हिल रही हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कितना उनके बीच में, ये पैसिफिक ओशन से कम में था. इट इज जस्ट लाइक, वही वाली बात है ना कि जब तक कुछ काट रहा हो तब तक अकल कहां आती है किसी को. जैसा कि जो हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, अब उसके अंदर आने लगा है टॉपिक इंडिया की मरीन एंड कोस्टल सिक्योरिटी. 2008 के मुंबई हमलों के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था पानी के रास्ते से आतंकवादी चले आएंगे और 2 दिन के लिए मुंबई की सड़कों को शमशान घाट बनाकर छोड़ देंगे. कसाब. उसके बाद हमने ध्यान देना शुरू करा. आज से पहले, मतलब ये आपको मैं रियल बात बता रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं, मरीन और कोस्टल सिक्योरिटी में हम कभी ध्यान ही नहीं देते थे. अब ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, ये क्या होता है, ये मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ पढ़ाऊंगा. जब हम लोग ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा एडवांस करते चलेंगे, फिर जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट को पकड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया चीज होती है जो कि आपको जीएस पेपर 1 के आंसर के साथ लिखनी पड़ेगी जीएस पेपर 3 से लाकर कंक्लूजन में. जब भी आप यहां पर ये लिख रहे हो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा. ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ना, और पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं था, अब इंडियन ओशन के अंदर फिर इंस्टॉल करा गया. कौन कौन सी कंट्रीज का योगदान था अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में? अलार्म बजता है या क्या बजता है, कैसे वर्क करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा किसने दिया, कौन कौन सी कंट्रीज साथ आई, ये सारा का सारा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है जिसको हम जीएस पेपर 3 से कवर करेंगे. वी विल कनेक्टेड विद जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी. तो ये जो राइट अ नोट ऑन कभी ऐसा आ जाए ना, तो लोग तो सोचते हैं यार कुछ भी लिख दो यार. ये कुछ भी नहीं होता. बहुत एंगल चेक करे जाते हैं उसमें एग्जामिनर के द्वारा कि पर्सन की एनालिटिकल पावर कितनी है. उसने सारी चीजें लिखी हैं, कॉजेज लिखे हैं, एरियाज अफेक्टेड लिखे हैं, मैप बनाया है, हवाओं की स्पीड के बारे में जिक्र करा है, अर्ली उसने फेलियर बताया कि आया क्यों, ये इसको प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए. राइट अ नोट ऑन को बच्चे ऐसे समझते हैं स्कूल के अंदर मिड टर्म का एग्जाम आ रहा हो कि कुछ भी लिख दो, टीचर से तो हमारी पढ़ती है, नंबर दे देगी. डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट. ये आपको दिख रहा है फोटो. सुनामी, इस वाली सुनामी ने जो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कोस्टल एरियाज को दिसंबर 2004 में, इसको पिछले कुछ सेंचुरीज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी माना जाता है. सबसे ज्यादा डैमेज ऑब्वियस सी बात है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का हुआ. ठीक है, क्योंकि वी डिड नॉट हैड मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज जो थी कोस्ट ट्वेलर्स के बीच में वो भी काफी कम थी. इसी को हम जानेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में जीएस पेपर 3 के अंदर कि इसको बेहतर कैसे बनाया गया और आज ये सिस्टम्स कौन कौन से स्टेट्स के समुद्री इलाकों के किनारे इंस्टॉल करे गए हैं और वार्निंग कैसे मिलती है.
उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग क्या होता है? मैंने बताया ना आपको, पानी ना कोस्टल रीजन से विड्रॉ होने लग जाएगा और लोग पहुंचेंगे वहां पर मजे लेने के लिए कि वाह वाह ये देखो ये कोस्टल रीजन है। ये कोस्टल रीजन है, पानी अभी तक यहां चिपका रहता है इसके, और आसपास का पूरा इलाका ये ओशन है, पानी से भरा है। होगा क्या जब भी सुनामी आएगी ना, पानी क्या करेगा, गायब होने लग जाएगा यहां से, स्पेस दे देगा, ताकि ये जो कोस्ट लाइन है ना ये कुछ ऐसे करके दिखने लग जाए। जो कि किसी ने देखी भी नहीं होगी डेली वहां पर रहने वाले लोगों ने। लोग वहां के नज़ारों में मजे लेने चले जाते हैं कि यार अभी तक ये जो कोस्ट लाइन थी इसका सिर्फ ए पार्ट ही हमें डेली दिखता था, वाह यार आज पता नहीं क्या प्रक्रिया चल रही है, आज तो बी पार्ट भी हमें दिख रहा है। दिस इज अ वार्निंग, हाई वार्निंग, रिस्की वार्निंग कि बेटा वहां से कट लो, अब तुम्हारी लगने वाली है। और एक डिस्ट्रक्टिव वेव एकदम से चली आती है, और अभी हमने देखा यहां पर तो बोला जा रहा है कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्लेन की स्पीड से उस वेव को कंपेयर करा जा सकता है, उतनी स्पीड थी। क्या ही भागने का टाइम मिला होगा लोगों को फिर बताओ, जो कि यहां पहुंच गए होंगे पॉइंट बी पर, ए से बी पर पहुंच गए होंगे। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. वाओ ये क्या हो रहा है? और बेचारे नज़ारे देखते देखते नज़ारों में ही खो गए। एज अ कॉन्सिक्वेंस देर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स। जब ये जायरेंटिक वेव सुनामी जो है इसको स्ट्रक करी और सारे के लोग बह गए और अल्लाह को, वाहिगुरु को, शिव जी को, सबको प्यारे हो गए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।